श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एंग्लो सिख युद्धों मतलब एंग्लो सिख वॉर्स पर विस्तार से बात की थी। हाँ, और हमने देखा था कि कैसे पंजाब का विलय हुआ और ब्रिटिश भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम तक पहुंच गईं। बिल्कुल। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पड़ोसियों पर ध्यान देंगे। जी। ब्रिटिश भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कैसे थे, मतलब बर्मा जो अब म्यांमार है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, इनके साथ। हाँ, और ये समझना अहम है कि ये रिश्ते कैसे बने बिगड़े, मतलब क्या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स थे, क्या इकोनॉमिक कंसिडरेशंस थी, और जाहिर है कॉलोनियल पॉलिसीज का क्या रोल था। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इन रिश्तों का असर आज भी दिखता है ना। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है। विदेश नीति, संधियां मतलब ट्रीटीज, सीमा विस्तार, ये सब आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? भूटान से, पूर्व की तरफ? हाँ, भूटान ठीक रहेगा। देखिए, 1826 में जब अंग्रेजों ने असम पर कब्जा किया तो जाहिर है उनकी सीमा भूटान से जा मिली। और फिर सीमा मिलने से क्या हुआ? सीमा मिलने के बाद थोड़ी समस्याएं शुरू हुईं। जैसे भूटानी लोग कभी-कभी सीमा पार करके बंगाल या असम के इलाकों में छापें मतलब रेड्स मारते थे। अच्छा, तो ये चलता रहता था। हाँ, छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती थी। लेकिन एक मामला अहम है, 1863-64 का। लॉर्ड एल्गिन ने एक दूत भेजा था, एशले ईडन। हाँ, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ भूटान में कह सकते हैं दुर्व्यवहार हुआ और उन पर एक संधि थोपी गई जो अंग्रेजों को मंजूर नहीं थी, अपमानजनक लगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? चुप बैठे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। 1865 में उन्होंने सैन्य कार्रवाई की और वो पहाड़ी दर्रे मतलब पासेस जो असम की तरफ जाते थे उन पर कब्जा कर लिया। ओहो, और भूटान? भूटान को मजबूरन एक संधि करनी पड़ी। उन्हें ये दर्रे अंग्रेजों को सौंपने पड़े और बदले में अंग्रेजों ने उन्हें एक सालाना सब्सिडी देना तय किया। तो मतलब एक छोटी घटना का इस्तेमाल विस्तार के लिए किया गया। हाँ, ये पैटर्न अक्सर दिखता है। सीमा की घटनाएं, दूत का अपमान, ये सब औपनिवेशिक विस्तार के लिए एक वजह बन जाती थी। ठीक है, अब भूटान से थोड़ा पश्चिम की ओर चलें, नेपाल। जी, नेपाल। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। गोरखा साम्राज्य उस समय काफी शक्तिशाली था और फैल रहा था। हाँ, सुना है गोरखाओं के बारे में। तो अंग्रेजों से टकराव कैसे हुआ? टकराव की जमीन तब तैयार हुई जब 1801 में अंग्रेजों ने गोरखपुर का इलाका अवध से ले लिया। अब कंपनी की सीमा सीधे गोरखा राज्य से मिलने लगी। और चिंगारी कब भड़की, मतलब युद्ध कब शुरू हुआ? तात्कालिक कारण बना लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1813-23 के बीच, जब गोरखाओं ने बुटवल और शिवराज नाम के दो सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज इन पर अपना दावा करते थे। तो फिर एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ? हाँ, 1814 से 1816 तक। इसमें गोरखाओं ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। और नतीजा? कोई संधि हुई होगी? बिल्कुल, 1816 की सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये बहुत अहम है, खासकर यूपीएससी के नजरिए से। अच्छा, क्या शर्तें थीं इसकी? कई शर्तें थीं। पहली तो ये कि नेपाल को काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा, मतलब ब्रिटिश निगरानी। और दूसरा, नेपाल को अपने जीते हुए कई इलाके छोड़ने पड़े, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी जिले। तराई का भी काफी हिस्सा देना पड़ा और सिक्किम से भी उन्हें हटना पड़ा। बाप रे, काफी नुकसान हुआ नेपाल का। अंग्रेजों को क्या फायदा मिला इससे? अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। एक तो मध्य एशिया से व्यापार का रास्ता थोड़ा और सुगम हो गया, और दूसरे ये जो पहाड़ी इलाके मिले, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब हिल स्टेशन बन गए बाद में। हाँ, ये तो आज भी बहुत मशहूर है। और शायद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बड़ी संख्या में गोरखा सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने लगे। उनकी बहादुरी और वफादारी की एक धाक जम गई। अच्छा, तो सुगौली की संधि ने उत्तरी सीमा को काफी हद तक सुरक्षित कर दिया अंग्रेजों के लिए। बिल्कुल, एक तरह से ये मील का पत्थर था। ठीक है, अब वापस पूर्व की ओर चलते हैं, बर्मा। यहाँ तो मामला 3 युद्धों तक चला है ना? हाँ, बर्मा की कहानी लंबी है और उसका अंत 1885 में पूरे बर्मा के ब्रिटिश भारत में विलय मतलब एनेक्सेशन से हुआ। इसके पीछे क्या कारण थे? सिर्फ विस्तारवाद? विस्तारवाद तो था ही, लेकिन और भी कारण थे। एक तो बर्मा के जो वन संसाधन थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, खासकर सागौन की लकड़ी, उस पर अंग्रेजों की नजर थी। अच्छा, आर्थिक कारण भी थे? हाँ, और दूसरा बड़ा कारण था फ्रांस। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि बर्मा में या दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़े,
वो इसे अपने लिए खतरा मानते थे। मतलब एक तरह की रणनीतिक होड़ भी थी। जी हाँ। और तीसरा, ब्रिटिश सामानों के लिए बर्मा एक अच्छा बाजार भी बन सकता था। तो ये सब मिलकर युद्ध का माहौल बना रहे थे। तो पहला बर्मा युद्ध कब और क्यों हुआ? 1824-26 वाला। पहला युद्ध मुख्य रूप से बर्मा के पश्चिम की ओर विस्तार के कारण हुआ। बर्मी सेना ने अराकान और मणिपुर पर कब्जा कर लिया था और असम की तरफ बढ़ रही थी। इससे ब्रिटिश नियंत्रित बंगाल को खतरा महसूस हुआ। सीमा का भी कोई मुद्दा था? हाँ, सीमा स्पष्ट नहीं थी, इल डिफाइंड बॉर्डर थी, तो अक्सर झड़पें होती थी। अंग्रेजों ने इसे बर्मी आक्रामकता कहा। और युद्ध का नतीजा? अंग्रेजों ने समुद्र से हमला किया, रंगून पर कब्जा कर लिया। बर्मी सेना को पीछे हटना पड़ा। अंत में 1826 में यांडाबू की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ यांडाबू। इसकी शर्तें क्या थीं? ये भी भारी पड़ी होंगी बर्मा पर। बहुत भारी। बर्मा को 1 करोड़ रुपए का युद्ध मुआवजा देना पड़ा, वॉर कॉम्पनसेशन। सोचिए उस जमाने में 1 करोड़। बाप रे। और उन्हें अपने 2 अहम तटीय प्रांत अराकान और तिनासिरिम अंग्रेजों को देने पड़े। असम, कछार, जयंतिया पर से दावा छोड़ना पड़ा। मणिपुर को स्वतंत्र मानना पड़ा। और अपनी राजधानी अवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा। और एक वाणिज्यिक संधि, कमर्शियल ट्रीटी भी करनी पड़ी। मतलब बर्मा काफी कमजोर हो गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। दूसरा युद्ध भी हुआ 1852 में। हाँ, और इसका मुख्य श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों को। वो तो बस मौके की तलाश में रहते थे। इस बार क्या बहाना मिला? बहाना मिला ब्रिटिश व्यापारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का। लेकिन असल वजह थी कि ब्रिटिश व्यापारी ऊपरी बर्मा के सागौन के जंगलों तक पहुंचाते थे और बर्मी बाजार पर कब्जा करना चाहते थे। डलहौजी ने तुरंत युद्ध छेड़ दिया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने पेगू पर कब्जा कर लिया। ये बर्मा का आखिरी बचा हुआ तटीय प्रांत था। अब पूरा निचला बर्मा, लोअर बर्मा, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो बर्मा 2 हिस्सों में बंट गया, ऊपरी बर्मा और निचला बर्मा। हाँ, ऊपरी बर्मा अभी भी स्वतंत्र था, लेकिन पूरी तरह से घिरा हुआ और कमजोर। और फिर आया तीसरा युद्ध 1885 में। इसने तो बर्मा का किस्सा ही खत्म कर दिया। जी, इस बार मामला तब बिगड़ा जब राजा भिंडन के बाद उनके बेटे थिबो गद्दी पर बैठे। थिबो शुरू से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों के प्रतिद्वंद्वियों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। फ्रांस के साथ तो व्यापार संधि भी कर ली। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि बर्मा में फ्रांस का प्रभाव बढ़ रहा है। फिर एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर थिबो ने भारी जुर्माना लगा दिया। ये तात्कालिक कारण बन गया। और वाइसरॉय कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन। उन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं किया और 1885 में ऊपरी बर्मा पर हमला करके उसका विलय कर लिया। राजा थिबो को बंदी बनाकर भारत भेज दिया गया। तो विलय आसानी से हो गया? सैन्य कब्जा तो जल्दी हो गया, लेकिन उसके बाद सालों तक अंग्रेजों को वहां एक जबरदस्त गुरिल्ला विद्रोह का सामना करना पड़ा। लोग आसानी से मानने वाले नहीं थे। और बाद में बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया। हाँ, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में बर्मा को भारत से प्रशासनिक रूप से अलग कर दिया गया। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ये भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को बांटने की कोशिश थी। मतलब फूट डालो और राज करो का एक और उदाहरण। बर्मा की कहानी तो वाकई उपनिवेशवाद का एक स्पष्ट उदाहरण है। अब थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं, तिब्बत। ये मामला भी बड़ा दिलचस्प है ना, ग्रेट गेम से जुड़ा हुआ। हाँ, तिब्बत का मामला सीधे सीधे रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया में चल रही उस होड़ से जुड़ा है जिसे ग्रेट गेम कहते हैं। तिब्बत की स्थिति क्या थी उस समय? देखिए, तिब्बत पर चीन का नियंत्रण नाम मात्र का था, सुजरेनिटी थी, लेकिन वो अप्रभावी थी। तिब्बत काफी हद तक अपने मामले खुद देखता था। अंग्रेजों को डर था कि रूस इसी खालीपन का फायदा उठाकर वहां अपना असर बढ़ा लेगा। क्या इसका कोई सबूत था या सिर्फ शक? शक ज्यादा था, अफवाहें थीं। अफवाहें थीं कि रूसी हथियार और एजेंट लासा पहुंच रहे हैं। लॉर्ड कर्जन, जो उस समय वायसराय थे, वो रूस को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित रहते थे। अच्छा, कर्जन। तो उन्होंने क्या किया? कर्जन ने फैसला किया कि इंतजार नहीं करना है। उन्होंने 1903-04 में कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन तिब्बत भेजा। इसमें सैनिक भी थे, ज्यादातर गोरखा। मिशन का उद्देश्य क्या बताया गया? कहने को तो ये एक व्यापार समझौता करने और पुराने समझौतों को लागू करवाने के लिए था, लेकिन असल मकसद था तिब्बत पर दबाव डालना, उसे ब्रिटिश शर्तों पर लाना और अगर कोई रूसी प्रभाव है तो उसे खत्म करना। तिब्बतियों की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने पहले तो बातचीत से इनकार किया,
और विरोध किया, लेकिन अहिंसक तरीके से। पर जब यंग हस्बैंड की सेना जबरदस्ती आगे बढ़ी तो झड़पें हुई। तिब्बतियों के पास पुराने हथियार थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और यंग हस्बैंड ल्हासा पहुंच गए। हाँ, अगस्त 1904 में वो ल्हासा पहुंच गए। दलाई लामा तब तक वहां से निकलकर मंगोलिया चले गए थे। फिर संधि हुई होगी। जी, ल्हासा की संधि, ट्रीटी ऑफ ल्हासा, 1904 में। ये संधि तिब्बत पर थोपी गई थी। शर्तें क्या थीं इसकी? शर्तें कड़ी थी। तिब्बत को 75 लाख रुपए का भारी हर्जाना देना था। जब तक ये पैसा नहीं चुकाया जाता, तब तक अंग्रेजों ने चुम्बी घाटी पर कब्जा कर लिया। सिक्किम के साथ सीमा का सम्मान करने को कहा गया। और रूस के बारे में? सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही थी कि तिब्बत किसी भी बाहरी ताकत को, मतलब रूस को, अपने इलाके में कोई रियायत जैसे रेलवे, खदान वगैरह नहीं देगा और नहीं किसी विदेशी एजेंट को आने देगा। तो कर्जन का मकसद पूरा हो गया? अंग्रेजों को फायदा हुआ। हाँ, तात्कालिक रूप से देखें तो कर्जन ने तिब्बत से रूसी खतरे को बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन इसका एक अजीब नतीजा निकला। क्या? नतीजा ये निकला कि इससे तिब्बत पर चीन का दावा और मजबूत हो गया। बाद में 1907 के एंग्लो रूसी कन्वेंशन में ब्रिटेन और रूस दोनों ने ये मान लिया कि वो तिब्बत के साथ सीधे डील नहीं करेंगे, बल्कि चीन के जरिए, मतलब चीन की मध्यस्थता से करेंगे। अरे, तो कर्जन की कार्रवाई ने आखिर में चीन की मदद कर दी? एक तरह से हाँ। हालांकि कर्जन का अपना लक्ष्य रूस को बाहर रखना वो पूरा हो गया था। ये तो सचमुच बड़ा घुमावदार नतीजा निकला। चलिए अब उस पड़ोसी की बात करते हैं जहां मामला शायद सबसे ज्यादा उलझा हुआ था, अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान। ये ब्रिटिश भारत के लिए हमेशा से एक सिरदर्द और चिंता का सबब रहा। यहाँ ग्रेट गेम्स सबसे ज्यादा खेला गया। मुख्य डर तो रूस का ही था, है ना? बिल्कुल। डर यही था कि रूस मध्य एशिया में बढ़ते बढ़ते कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला ना कर दे। तो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य बनाए रखना जरूरी समझा गया। इसके लिए क्या नीति अपनाई गई? शुरुआत में 1830 के दशक में लॉर्ड ऑकलैंड ने अग्रसर नीति यानी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि इंतजार करने के बजाय खुद आगे बढ़कर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना और वहां एक ऐसा शासक बिठाना जो अंग्रेजों का दोस्त हो या उनके नियंत्रण में रहे। और इसी नीति का नतीजा था पहला एंग्लो अफगान युद्ध। जी हां, 1838 में अंग्रेजों ने पंजाब के शासक रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के एक पुराने अपदस्थ शासक शाह शुजा के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। मकसद था काबुल के मौजूदा अमीर दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बिठाना। और ये युद्ध 1839-42 वाला कैसा रहा अंग्रेजों के लिए? ये अंग्रेजों के लिए एक भयानक सपना साबित हुआ। बहुत बड़ी गलती थी ये। क्यों? क्या हुआ? वो शाह शुजा को काबुल ले तो गए और गद्दी पर बिठा भी दिया, लेकिन अफगान लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। वो दोस्त मोहम्मद को ही अपना नेता मानते थे। जल्द ही पूरे देश में विद्रोह फैल गया। और फिर 1842 में अंग्रेजों को काबुल खाली करना पड़ा और वापसी के दौरान जो बर्फीले दर्रे थे उनमें लगभग पूरी ब्रिटिश सेना या तो मारी गई या पकड़ ली गई। ये ब्रिटिश इतिहास की बहुत बड़ी हार थी। बाप ने! तो शाह शुजा का क्या हुआ? शाह शुजा भी मारा गया और अंत में अंग्रेजों को दोस्त मोहम्मद को ही वापस अमीर मानना पड़ा। इस हार का असर तो पड़ा होगा नीति पर। बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद काफी समय तक कुशल निष्क्रियता की नीति अपनाई गई, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। जॉन लॉरेंस जैसे वाइसराय ने इसे आगे बढ़ाया। मतलब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में कम से कम दखल देना, बस सीमा पर शांति बनाए रखना। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही होगी। नहीं रही। 1870 के दशक में फिर से माहौल बदला। रूस मध्य एशिया में और आगे बढ़ गया था। ब्रिटेन में भी एक साम्राज्यवादी सरकार थी, तो लॉर्ड लिटन वाइसराय बनकर आए। उन्होंने क्या किया? लिटन ने लॉरेंस की नीति को पलट दिया और गर्वपूर्ण आरक्षित नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। वो ज्यादा आक्रामक थे। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव साफ दिखे और भारत की सीमाएं वैज्ञानिक हों, मतलब रक्षा के लिहाज से बेहतर हों। तो फिर दूसरा युद्ध हुआ? हाँ, दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80। इसकी वजह यह बनी कि लिटन ने अमीर शेर अली, जो दोस्त मोहम्मद के बेटे थे, पर दबाव डाला कि वो काबुल में एक ब्रिटिश दूत रखें। और शेर अली ने मना कर दिया? हाँ, उन्होंने मना कर दिया, जबकि कहा जाता है कि उन्होंने रूसियों को काबुल आने की इजाजत दे दी थी। लिटन ने इसे अपना अपमान समझा और हमला कर दिया। इस बार नतीजा क्या रहा? इस बार भी अंग्रेजों को शुरू में सैन्य सफलता मिली। शेर अली भाग गए और उनकी मौत हो गई। उनके बेटे याकूब खान ने अंग्रेजों से 1879 में गंडमक की संधि कर ली, ट्रीटी ऑफ गंडमक। इसकी शर्तें क्या थीं?
शर्तें थी कि अफगानिस्तान की विदेश नीति अंग्रेज चलाएंगे, काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा और अंग्रेज बाहरी हमले से अफगानिस्तान की रक्षा करेंगे। कुछ इलाके भी अंग्रेजों को मिले। तो क्या इस बार शांति आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही महीने बाद काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट सर कैवनेरी की हत्या कर दी गई। फिर से विद्रोह भड़क गया। अंग्रेजों को दोबारा सेना भेजनी पड़ी। लिटन की ये नीति भी बुरी तरह फेल हुई। फिर क्या हुआ? फिर लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आए। उन्होंने नीति बदली। उन्होंने अब्दुल रहमान खान को नया अमीर माना और अफगानिस्तान को एक तरह से बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया। मतलब अंदरूनी मामलों में वो आज़ाद रहेंगे, लेकिन विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। और डूरन रेखा वो कब खींची गई? वो इसी दौर में अब्दुल रहमान खान के समय में ही 1893 में खींची गई। सर मॉर्टिमर डोरन ने यह सीमा रेखा तय की थी, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच। हाँ, और ये रेखा आज भी विवाद का कारण है। बिल्कुल। इसने पश्तून आबादी को 2 देशों में बांट दिया था। अच्छा, फिर करजन ने अफगानिस्तान के लिए क्या किया और अफगानिस्तान पूरी तरह आजाद कब हुआ? करजन ने लिटन की तरह सीधा हस्तक्षेप करने की बजाय सीमा को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने सीमा चौकियों से ब्रिटिश सैनिक हटाकर वहां स्थानीय कबायली लड़ाकों की मिलिशिया तैनात की और NWFP यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बनाया, जो सीधे केंद्र के अधीन था। और पूरी आजादी? पूरी आजादी मिली पहले विश्व युद्ध और रूसी क्रांति के बाद। माहौल बदल चुका था। 1919 में अफगानिस्तान के नए शासक अमानुल्लाह खान ने पूरी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ एक छोटा युद्ध भी हुआ, तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1921 में एक संधि हुई और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें विदेश नीति भी शामिल थी, उसे मान लिया। तो ये थी इन पड़ोसियों के साथ ब्रिटिश भारत के रिश्तों की कहानी। काफी उतार चढ़ाव भरी रही। बिल्कुल। इन सब का सार देखें तो ये रिश्ते बहुत जटिल थे। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी संधि, कभी युद्ध। और इन सब के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य के अपने हित थे, रणनीतिक, आर्थिक और विस्तारवादी। हर देश के साथ एक अलग समीकरण था। हाँ, नेपाल और भूटान के साथ एक तरह का नियंत्रण रखा, बर्मा को पूरी तरह मिला लिया, तिब्बत में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, और अफगानिस्तान, वो तो एक लंबी और महंगी पहेली बनी रही, जिसे बस एक बफर स्टेट बनाए रखने की कोशिश चलती रही। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सब जानना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, ये संधियां, सुगौली, यांडाबू, गंडमक, लहासा, इनकी शर्तें और परिणाम, ये नीतियां, फॉरवर्ड पॉलिसी, मास्टरली इनएक्टिविटी, युद्धों के कारण, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे न सिर्फ इतिहास की समझ बनती है, बल्कि आज के दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने में भी मदद मिलती है। PYQs मतलब पिछले सालों के प्रश्न उठाकर देखें तो ये साफ हो जाता है। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर कि जिस तरह से ब्रिटिश काल में ये सीमाएं बनी, ये संधियां हुई, क्या उनका असर आज भी इन देशों के आपसी रिश्तों पर और उनकी अंदरूनी राजनीति पर दिखता है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज की इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? कोई खास बात जो आपको दिलचस्प लगी हो, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जी, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी गहरी चर्चाएं सुनना चाहते हैं, तो श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। जय हिंद।